नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बताते चले कि किच्चा सुदीप और नड्डा ने रोड शो किया है, जहां पर उन्होंने जनता को संबोधित भी किया। केसीआर टोपी पहने नजर आए हैं इस रैली में। साथ ही साथ आपको बताते चले कि सीएम बसवराज बोम्मई भी इस रैली में मौजूद थे और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनाते हैं आपको। कांग्रेस का मतलब है क्रिमिनलाइजेशन। जब मैं करप्शन कहता हूं तो कांग्रेस के चाहे कोई भी नेता हो, यह नेता नहीं है, ये एटीएम को चलाने वाले लोग हैं। अब एटीएम क्या है? एटीएम है ऑटोमेटिक ट्रांसफर ऑफ मनी। आप इनको बैठाओगे, यहां से मोदी जी पैसा भेजेंगे और यहां से पैसा दिल्ली कांग्रेस को ट्रांसफर होगा। ऐसी सरकार चाहिए क्या? ऐसी सरकार चाहिए क्या? मैं सुनना चाहता हूं, ऐसी सरकार चाहिए क्या? आप चाहते हैं कि मोदी जी का भेजा हुआ पैसा कर्नाटक की धरती पर लगे? आप चाहते हैं? आप चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं तो उसका रास्ता है कमल का निशान, कमल का निशान और कमल का निशान। उस बात को आप याद। सड़कें बन रही है कि नहीं बन रही है? बन रही है कि नहीं बन रही है? 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन बन रही है कि नहीं बन रही है? आप बताइए, यहां वंदे भारत ट्रेन चल रही है कि नहीं चल रही है? मैसूर से चेन्नई, अभी धारवाड़ से बैंगलोर चलेगी कि नहीं चलेगी? अगर चलाना है तो कमल के निशान पर बटन दबाना है। अगर आगे बढ़ना है तो कमल के निशान पर बटन दबाना है। आप बताइए, प्रधानमंत्री आवास योजना में गरीब लोगों को मकान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आप चाहते हैं कि मकान मिलता रहे कि नहीं मिलता रहे? अगर आप चाहते हैं कि गरीब लोगों को मकान मिले तो उसका रास्ता कमल का बटन दबाने से आएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के समर्थन में महाराष्ट्र में पोस्टर लगाए गए हैं। इन पोस्टरों में दोनों भाइयों को शहीद कहा गया है। अतीक और अहमद को शहीद बताने वाले पोस्टर लगने के बाद हंगामा हो गया और वहीं इस मामले में पुलिस ने भी कार्रवाई की है। पुलिस ने अतीक और अशरफ के पोस्टर के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और वहीं आरोपियों के खिलाफ अलग अलग धाराओं में केस भी दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 293, 294 और 153 के तहत ये केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने ये कार्रवाई विश्व हिंदू परिषद नेता की शिकायत पर की है। अतीक अशरफ को शहीद बताया गया है और आपको बताते चले कि मुंबई में कई जगह इनके पोस्टर भी लगाए गए हैं। साथ ही साथ आपको बताते चले कि अतीक और अहमद को शहीद बताने वाले पोस्टर लगने के बाद हंगामा हो गया। वहीं इस मामले में पुलिस ने भी कार्रवाई की है। पुलिस ने अतीक और अशरफ के पोस्टर के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपियों के खिलाफ अलग अलग धाराओं में केस भी दर्ज कर लिया है। वहीं आपको बताते चले कि पुलिस ने ये कार्रवाई विश्व हिंदू परिषद नेता की शिकायत पर की है। तो वहीं टीएमसी के विधायक मुकुल राय ने बीजेपी में शामिल होने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा से बीजेपी के साथ था, अगर वे मुझे काम देंगे तो मैं आगे भी उनके साथ रहूंगा। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनाते हैं। धोखा मोखा कुछ दिया नहीं है। अब तब हमारा तबीयत अच्छा नहीं थे, पॉलिटिक्स से पूरा धीरे से चल रहा। अब क्या प्लान है दादा, आगे क्या करेंगे? देखिए, हम तो बीजेपी छील रहे थे, अभी भी बीजेपी में आए। अभी बीजेपी हमको कुछ काम देगी तो काम करेगा। तो लीडरशिप से मुलाकात हुई है क्या होने वाली है? पॉलिटिकल का
देखिए दिल्ली में हमारा घर है, हमारा कोठी है, तो दिल्ली में आया है, तो कोई बात करेगा तो बात करेगा। तो वहीं कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। इस सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और अमित शाह समेत 40 नेताओं के नाम शामिल है जो राज्य में चुनाव प्रचार करेंगे। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि कर्नाटक में बीजेपी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में है। पीएम मोदी 4 महीने में 8 बार कर्नाटक की यात्रा कर चुके हैं, जो 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद एक साल में सबसे ज्यादा है। प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी के स्टार प्रचारक है। आने वाले दिनों में उनके कई और दौरे होने की उम्मीद है। वहीं चुनाव तारीखों की घोषणा के बाद 9 अप्रैल को प्रधानमंत्री ने कर्नाटक का पहला दौरा किया था। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के स्टार प्रचारक के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कम से कम 20 रैलियों को संबोधित कर सकते हैं और इसके लिए राज्य इकाई कार्यक्रम पर काम कर रही है। वही जानकारी के मुताबिक चुनाव प्रचार के अंतिम चरण में जो 6 से 8 मई तक हो सकता है, पीएम राज्य में उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जो कांग्रेस और जेडीएस के गढ़ रहे हैं। वहीं सूत्रों के मुताबिक राज्यों को जिन 6 क्षेत्रों में बांटा गया है उनमें से प्रत्येक में मोदी की कम से कम 3 रैलियां करने की योजना है और इनमें से हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र में जहां करीब 40 विधानसभा सीटें हैं। वहीं आपको बताते चले कि पीएम की ओर रैलियों हो सकती है वहां पर, और साथ ही साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस क्षेत्र के सबसे कद्दावर नेता हैं और पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी यहां से महज 15 सीटें ही जीत पाई हैं। तो आपको बताते चले कि बीजेपी ने अपना स्टार प्रचारक की सूची जारी कर दी है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि स्टार प्रचारक की सूची में जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और नरेंद्र मोदी वो शामिल है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि पीएम मोदी 4 महीने में 8 बार कर्नाटक की यात्रा कर चुके हैं, जो 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से एक साल में सबसे ज्यादा है। प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी के स्टार प्रचारक है और आने वाले दिनों में उनके कई और दौरे होने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं चुनाव तारीखों की घोषणा के बाद 9 अप्रैल को प्रधानमंत्री ने कर्नाटक का पहला दौरा किया था। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के स्टार प्रचारक के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कम से कम 20 रैलियों को संबोधित कर सकते हैं और इसके लिए राज्य इकाई कार्यक्रम पर काम कर रही है। वहीं जानकारी के मुताबिक चुनाव प्रचार के अंतिम चरण में जो 6 से 8 मई तक हो सकता है, पीएम राज्य में उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जो कांग्रेस और जेडीएस के गढ़ रहे हैं। वहीं सूत्रों के मुताबिक राज्य के जिन 6 क्षेत्रों में बांटा गया है उनमें से प्रत्येक में मोदी की कम से कम 3 रैलियां करने की योजना है। दरअसल इनमें से हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र में जहां करीब 40 विधानसभा सीटें हैं, वहां पीएम की और रैलियां हो सकती हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस क्षेत्र के सबसे कद्दावर नेता है और पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी यहां से महज 15 सीटें ही जीत पाई थी। तो वहीं गुजरात सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को बिल्किस बानो मामले की सुनवाई हुई और इस दौरान सामने आया है कि बिल्किस मामले में 2 मई को सरकार बताएगी कि वो दोषियों की रिहाई की फाइल दिखाएगी या नहीं। सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान गुजरात और केंद्र सरकार को पीठ की नाराजगी भी झेलनी पड़ी है। फटकार के बाद बिल्किस बानो केस में दोषियों की रिहाई के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर अब 2 मई को दोपहर बाद 2 बजे अंतिम यानी निर्णायक सुनवाई होगी। मंगलवार को गुजरात सरकार ने रिहाई से जुड़ी फाइल दिखाने के आदेश का विरोध किया है। राज्य सरकार ने सुनवाई के दौरान दलील दी है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक ही दोषियों की रिहाई हो। केंद्र और गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वे बिल्किस बानो मामले में दोषियों को दी गई छूट के संबंध में फाइल तलब करने से सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेश को चुनौती दे सकते हैं। दरअसल सरकार विशेषाधिकार का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रासंगिक दस्तावेज पेश नहीं करना चाहती है। तो आपको बताते चले कि बिल्किस बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई है। बताते चले कि गुजरात हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान केंद्र और सरकार को पीठ की नाराजगी भी झेलनी पड़ी है। फटकार के बाद
बिल्किस बानो केस के दोषियों की रिहाई के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर अब 2 मई को दोपहर बाद 2 बजे अंतिम याचिका सुनवाई होगी और मंगलवार को गुजरात सरकार ने रिहाई से जुड़ी फाइल दिखाने के आदेश का विरोध भी किया है। राज्य सरकार ने सुनवाई के दौरान दलील दी है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक दोषियों की रिहाई हो। केंद्र और गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि ये बिल्किस बानो मामले में दोषियों को दी गई छूट के संबंध में फाइल तलब करने के सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेश को चुनौती दे सकते हैं। दरअसल सरकार विशेषाधिकार का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रासंगिक दस्तावेज पेश नहीं करना चाहती है। तो आपको बताते चले कि बिल्किस बानो के मामले में सुप्रीम कोर्ट और गुजरात कोर्ट ने दोनों ने ही सरकार को फटकार लगाई है। और आपको बताते चले कि दरअसल सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी भी सरकार को झेलनी पड़ी है और फटकार के बाद बिल्किस बानो केस के दोषियों की रिहाई के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर अब 2 मई को दोपहर बाद यानी अंतिम सुनवाई होगी और मंगलवार को गुजरात सरकार ने रिहाई से जुड़ी फाइल दिखाने के आदेश का विरोध भी किया है। साथ ही साथ राज्य सरकार ने सुनवाई के दौरान दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक ही दोषियों की रिहाई हुई और केंद्र गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वे बिल्किस बानो मामले में दोषियों को दी गई छूट के संबंध में फाइल तलब करने के सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेश को चुनौती दे सकते हैं। दरअसल सरकार विशेषाधिकार का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रासंगिक दस्तावेज पेश नहीं करना चाहती है। मध्य प्रदेश के शहडोल सेक्शन के सिंहपुर रेलवे स्टेशन के पास सिग्नल ओवरशूट होने की वजह से 2 मालगाड़ी आपस में टकरा गई हैं। हादसे के बाद मालगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतर गए और इंजन में आग लग गई। वहीं शहडोल के सिंहपुर रेलवे स्टेशन के पास 2 मालगाड़ियां आपस में टकरा गई हैं। टक्कर इतनी भयंकर थी कि ट्रेनों के इंजन में आग लग गई है, जिससे चालक घायल हो गया और 2 रेल कर्मियों के फंसे होने की आशंका भी जताई जा रही है। वहीं आपको बताते चले कि रेस्क्यू ऑपरेशन वहां चल रहा है अभी और शहडोल सेक्शन के सिंहपुर रेलवे स्टेशन के पास सिग्नल ओवरशूट होने की वजह से दोनों मालगाड़ी आपस में टकरा गई। हादसे के बाद मालगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतर गए और इंजन में आग लग गई है। वहीं स्थानीय प्रशासन की मदद से राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया है। यह घटना बुधवार सुबह करीब 7:15 में की गई है। वहीं रेलवे अधिकारियों ने बताया कि दुर्घटना के पीछे क्या वजह है, ये जांच के बाद ही बताया जा सकेगा। फिलहाल बिलासपुर कटनी रूट की सभी ट्रेनें प्रभावित रहीं। वहीं कटनी और बिलासपुर की ओर से आने जाने वाली यात्री ट्रेनों और मालगाड़ियों को रोका गया और बचाव कार्य चल रहा है। जल्द ही आवागमन दोबारा शुरू किया जाएगा। बताया ये भी जा रहा है कि सिंहपुर स्टेशन पर कोयला लोडेड मालगाड़ी खड़ी थी और सिग्नल रेड था। उसी समय कोयला लोडेड दूसरी मालगाड़ी भी उसी ट्रैक पर आ गई है। ऐसे में दूसरी मालगाड़ी सिग्नल ओवरशूट करते हुए इस मालगाड़ी से टकरा गई, जिसमें दोनों ट्रेनें ही डीरेल को गई हैं और इंजन में आग लग गई है। तो आपको बताते चले कि ये बड़ा हादसा हुआ है जहां पर आपस में 2 मालगाड़ियां टकरा गई हैं, जिसके बाद ट्रेन चालक क्षतिग्रस्त हुआ है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि मालगाड़ियां आपस में टकरा गई हैं। टक्कर इतनी भयंकर थी कि ट्रेनों के इंजन में आग लग गई है और जिससे घायल हो गया है चालक और 2 रेल कर्मियों के फंसे होने की भी आशंका जताई जा रही है। वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, जहां पर शहडोल सेक्शन के सिंहपुर रेलवे स्टेशन के पास सिग्नल ओवरशूट होने की वजह से दोनों मालगाड़ी आपस में टकरा गई। हादसे के बाद मालगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतर गए और इंजन में आग लग गई है। वहीं स्थानीय प्रशासन की मदद से राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया है और यह घटना बुधवार सुबह करीब 7:15 की बताई जा रही है। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि दुर्घटना के पीछे क्या वजह है और क्या वजह रही है, अभी ये जांच की जा रही है। साथ ही साथ बताते चले कि बिलासपुर कटनी रूट की सभी ट्रेनें प्रभावित रही हैं। वहीं कटनी और बिलासपुर की ओर से आने जाने वाली यात्री
ट्रेनों और मालगाड़ियों को रोका गया और बचाव कार्य चल रहा है और जल्द ही आवागमन दोबारा शुरू किया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पश्चिम बंगाल के चर्चित शिक्षक भर्ती घोटाले की सीबीआई और ईडी जांच कर रही है और इस बीच 24 परगना जेल के भांगर इलाके में कुछ जले हुए डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। जांच एजेंसियों को शक है कि कुछ अज्ञात लोगों ने घोटाले से जुड़े सबूत मिटाने की कोशिश की है। वहीं सीबीआई ने जले हुए डॉक्यूमेंट्स के सैंपल कलेक्ट कर जांच के लिए भेज दिया है। सीबीआई के अधिकारियों ने बताया कि हमें अपने सूत्रों से जानकारी मिली थी कि मौके से कुछ अधजले कागजात बरामद किए गए हैं और वही दस्तावेज किसान जुड़े हैं और आपको किससे जुड़े हैं ये अभी पता नहीं चल पाया है। इसका वेरिफिकेशन होना बाकी है। सीबीआई के एक सीनियर अफसर का दावा है कि कागजात पड़ोसी जिले बिहार के कई क्षेत्रों से खनन व्यवसायियों से संबंधित हो सकते हैं। ये पूछे जाने पर कि क्या कुछ दस्तावेज पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले से संबंधित है, अधिकारी ने कहा ऐसा तो नहीं लगता है हमें और जांच करने की आवश्यकता है। वहीं सीबीआई के एक सूत्र ने कहा कि कोयला तस्करी के मामलों को देख रहे वरिष्ठ अधिकारी उमेश कुमार बरामद अधजले कागजात की जांच कर रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा कि हम ये भी पता लगा रहे हैं कि इसके पीछे कौन है और ये दस्तावेज यहाँ कैसे आ गए। वही आपको बताते चले कि सीबीआई ने उस जमीन के मालिक से भी बात की है जहां दस्तावेज जले मिले थे। तो आपको बताते चले कि बंगाल शिक्षा भर्ती घोटाले में आपको बताते चले कि कुछ जले हुए डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। वहीं जांच एजेंसियों को दावा है कि कहीं ना कहीं सबूत मिटाने की ये साजिश की गई है। बताते चले कि सीबीआई ने जले हुए डॉक्यूमेंट्स के सैंपल कलेक्ट कर जांच के लिए भेज दिया है। वहीं सीबीआई के अधिकारियों ने बताया कि हमें अपने सूत्रों से जानकारी मिली थी कि मौके से कुछ अधजले कागजात बरामद किए गए हैं। दस्तावेज किससे जुड़े हैं ये अभी तक पता नहीं चल पाया है और इसका वेरिफिकेशन होना अभी बाकी है। वहीं सीबीआई के एक सीनियर अफसर का दावा है कि कागजात पड़ोसी जिले बिहार के कई क्षेत्रों में खनन व्यवसायों से संबंधित हो सकते हैं और ये पूछे जाने पर कि क्या कुछ दस्तावेज पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले से संबंधित है, अधिकारी ने कहा ऐसा तो नहीं लगता हमें और जांच करने की आवश्यकता है। और सीबीआई के एक सूत्र ने कहा कि कोयला तस्करी के मामलों को देख रहे वरिष्ठ अधिकारी उमेश कुमार बरामद अधजले कागजात की जांच कर रहे हैं। देश भर में गर्मी से लोगों का बुरा हाल है और गर्म हवा के थपेड़ों ने लोगों की परेशानी और भी बढ़ा दी है। इस पूरे हफ्ते तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। इस बीच मौसम विभाग की ओर से ब्लैकआउट की चेतावनी दी गई है। कहा जा रहा है कि लाखों लोगों पर हीट स्ट्रोक और गर्मी से बेसुध होने का खतरा मंडरा रहा है। वहीं हीट वेव का असर इतना गहराता जा रहा है कि इससे अब तक 13 लोगों की मौत हो गई है। गर्मी का सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर पड़ रहा है जो धूप में घूम घूम कर सामान बेचते हैं या मजदूरी करते हैं। इनमें निर्माण श्रमिक, फेरी वाले और रिक्शा चालक शामिल हैं जिनके पास गर्मी से बचने के लिए कोई उपाय नहीं है। मौसम विभाग ने हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार, ओडिशा सहित कई क्षेत्रों के लिए लू को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। देश के कई राज्यों में तापमान सामान्य से अधिक बना हुआ है। वहीं ओडिशा के कई इलाकों में भी सोमवार को तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया था। मौसम विभाग की माने तो भारत इस साल सामान्य से अधिक गर्मी का सामना कर सकता है। साल 2022 में भी भीषण गर्मी की वजह से जहां लोगों की परेशानी में इजाफा हुआ है, वहीं गेहूं की फसलों पर भी खासा असर देखने को मिला था। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश की 1.4 अरब आबादी का अधिकांश हिस्सा बिना किसी ऐसी सुरक्षा के जो उन्हें गर्मी से बचा सके धूप में बाहर रहकर काम करता है और इन लोगों में मजदूर, सब्जी बेचने वाले, मोची और रिक्शा चालक शामिल हैं। ये वो लोग हैं जो चिलचिलाती धूप में काम करते हैं और इन पर गर्मी का ऐसा प्रभाव पड़ता है कि कई बार इनकी जान तक चली जाती है।
ऐसी स्थिति से बचने के लिए मौसम विभाग की ओर से लोगों को हाइड्रेट रहने की सलाह दी गई है। लोगों को गर्मी के संपर्क में आने से बचने, हल्के, ढीले और सूती कपड़े पहनने और सिर ढकने की सलाह दी गई है। वहीं पश्चिम बंगाल में भीषण गर्मी और लू से बचाने के लिए इस सप्ताह सभी शैक्षणिक संस्थाओं को बंद कर दिया गया है। तो बताते चले कि लगातार देश भर में हीट वेव से लोग परेशान हैं। साथ ही साथ आपको बताते चले कि बाहर आने जाने में भी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके बाद आपको बताते चले कि मौसम विभाग ने वही कहा है कि पिछले साल से भी रिकॉर्ड तोड़ गर्मी इस साल होने वाली है। वहीं गर्मी का सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर पड़ रहा है जो धूप में घूम घूम कर सामान बेचते हैं या मजदूरी करते हैं। इनमें निर्माण श्रमिक, फेरी वाले और रिक्शा चालक शामिल हैं, जिनके पास गर्मी से बचने के लिए कोई उपाय नहीं है। मौसम विभाग ने हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और ओडिशा सहित कई क्षेत्रों के लिए लू को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। देश के कई राज्यों में तापमान सामान्य से अधिक बना हुआ है। ओडिशा के कई इलाकों में भी सोमवार को तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया था। मौसम विभाग की माने तो भारत इस साल सामान्य से अधिक गर्मी का सामना कर सकता है। साल 2022 में भी भीषण गर्मी की वजह से जहां लोगों की परेशानी में इजाफा हुआ, तो वहीं गेहूं की फसलों पर भी खासा असर देखने को मिला था। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश के 1.4 अरब आबादी के अधिकांश हिस्सा बिना किसी ऐसी सुरक्षा के है जो उन्हें गर्मी से बचा सके। धूप में बाहर रहकर काम करता है और इन लोगों में मजदूर, सब्जी बेचने वाले, मोची जैसे लोग शामिल हैं। ये वो लोग हैं जो चिलचिलाती धूप में भी काम करते हैं और इन पर गर्मी का ऐसा प्रभाव पड़ता है कि कई बार इनकी जान तक चली जाती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज। है